हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्टडी भी इसी तरीके से चल रहा है। फ्रेंड्स, आज हम लोग पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक का एमसीक्यू करने वाले हैं, जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन और दी सेल। इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हम लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है। माइक्रोफिलामेंट्स नामक प्रोटीन से बने होते हैं ट्यूबलिन, एक्टिन, मायोसिन, काइटिन। क्या होगा राइट आंसर। माइक्रोफिलामेंट्स नामक प्रोटीन से बने होते हैं, क्या बने होते हैं, तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका एक्टिन। ठीक है, याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक्टिन। एक्टिन जो है माइक्रोफिलामेंट्स नामक प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जीवाणुओं में सूत्रकणिका का कार्य कौन निभाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवाणुओं में जो है सूत्रकणिका का कार्य कौन निभाता है। ऑप्शन ए में है केंद्रिका, ऑप्शन बी में है राइबोसोम, ऑप्शन सी में है कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी में है माध्यिका। यहाँ पे आंसर लिख दिया गया है। तो राइट आंसर दे सभी स्टूडेंट्स। इसका आंसर क्या होगा, जीवाणुओं में सूत्रकणिका का कार्य कौन निभाता है। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर लिखा गया है ऑलरेडी। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जीवाणुओं में सूत्रकणिका का कार्य कौन निभाता है, वह है माध्यिकाएं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। साइटोक्रोम पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है साइटोक्रोम पाए जाते हैं। साइटोक्रोम पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं साइटोक्रोम, ये आपको बताना है कोशिश कि किस अंगक में साइटोक्रोम पाए जाते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की मज्जा में या माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी भित्ति में, माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में, लाइसोसोम या लैनकाय में। क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वह है ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में जो है पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में जो है क्या पाया जाता है, साइटोक्रोम पाया जाता है। याद रखिए, और क्रिस्टी जो कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन जो है झिल्ली से नहीं घिरे होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन झिल्ली से नहीं घिरे रहते हैं। ऑप्शन ए में है रसधानिया, ऑप्शन बी में है राइबोसोम, ऑप्शन डी में सी में है लाइसोसोम, ऑप्शन डी में है मीजोजोम। क्या होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन जो है झिल्ली से नहीं घिरे रहते हैं। रसदानिया, राइबोसोम, लाइसोसोम या मीजोजोम। याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम जो है झिल्ली से नहीं घिरे अंगक होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग केवल एकल कला से घिरा रहता है। यानी एक ही झिल्ली से कौन सा कोशिकांग जो है घिरा रहता है। ठीक है, ये बताना है आप लोगों को। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग जो है केवल एक ही झिल्ली से घिरा रहता है। हरित लवक, लयनका, केंद्रक, सूत्रकणिका। क्या होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन जो है कोशिकांग से केवल एक ही कला से घिरा रहता है। हरित लवक, लयनका, केंद्रक, सूत्रकणिका। याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका लयनकाय। लयनकाय को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम जो होता है एक ही कला से यानी एक ही केंद्रक से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, बाकी बात जितना भी है हरित लवक हो गया, केंद्रक हो गया, ये सब दोहरी झिल्ली से यानी कि डबल लेयर मेम्ब्रेन है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से कि किस कोशिकीय अंगक में जल अपघटनीय एंजाइम पाया जाता है या होता है। किस कोशिकीय अंगक में जलघटनीय एंजाइम होता है। मध्यकाय, मध्यकाल, लयनकाय, सूक्ष्मकाय या राइबोसोम। यहाँ पे गलती लिखा गया है, मध्यकाय होना चाहिए।
ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब राइट आंसर दीजिए आप लोग। क्या पूछा जा रहा है कि किस कोशिकीय अंगक में जलघटनीय एंजाइम पाया जाता है? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लेयनकाय। ठीक है, लेयनकाय यानी कि लाइसोसोम। अभी बताए, इसका अंग्रेजी में बोला जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम में क्या पाया जाता है? जो है जलघटनीय एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, जो कोशिका को साफ रखने का काम करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन से युग्म में डीएनए नहीं होता है? ये बताना है आपको, कोशिकीय अंगक के किस युग्म में जो है ना, निम्न में से किसी कोशिकांग के युग्म में जो है डीएनए नहीं होता है? सूत्रकणिका एवं लायनका, क्लोरोप्लास्ट एवं रसधानियाँ, लयनका एवं रसधानियाँ, केंद्रक आवरण एवं सूत्रकणिका। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे सूत्रकणिका में तो पाया जाता है, लयनका में नहीं पाया जाता है, लेकिन सूत्रकणिका में पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में तो पाया जाता है, लेकिन रसधानिया में नहीं पाई जाती है। लयनका में नहीं पाया जाता है, रसधानिया में भी नहीं पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लयनका एवं जो है रसधानिया, लयनका में भी नहीं पाया जाता और रसधानी में भी नहीं पाई जाती क्या डीएनए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्लूमेरिया जैसे जीवों का आकार होता है। प्लूमेरिया जैसे जीवों का आकार कैसा होता है, ये कितना होता है? तो ये सबको पता होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो है ये जो है माइक्रोमीटर है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है राइबोसोम युक्त आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? यानी कोशिका के किस अंगक में जो है ना, कोशिका किस अंगक में राइबोसोम युक्त आरएनए का संश्लेषण होता है? यानी कि आरएनए का बात कर रहा है। आरएनए का संश्लेषण कहाँ पे होता है? ठीक है, आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, इसका संश्लेषण कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा केंद्रिका। ठीक है, जिसको हम लोग केंद्रिका कहाँ पाया जाता है? केंद्रक के अंदर छोटी संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं। वहीं पे क्या पाया जाता है? राइबोसोमल आरएनए का जो है संश्लेषण होता है। ठीक है, बाकी बात ऑप्शन जो है राइबोसोम, गोल्गी उपकर, यानी सूक्ष्म का माइक्रोबॉडीज, इसमें जो है ना आरएनए का संश्लेषण नहीं होता है। राइबोसोम में हम लोगों को पता है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है। गोल्गी उपकरण में जो है लाइकोप्रोटीन और जो है ग्लाइकोलिपिड का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नील हरित बैंगनी पर्पल और हरित प्रकाश संश्लेषण जीवाणु अंतर्विष्ट का क्या है? यानी कि नील हरित बैंगनी पर्पल और हरित प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में जो है अंतर्वेष्टि का क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे पास संकुचनशील धानी, गैस धानी, तारक केंद्र या सूक्ष्म नलिकाएं। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, गैस धानी। ठीक, गैस धानी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नील हरित बैंगनी और हरित प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में जो है अंतर्वेष्टि का क्या होते हैं? गैस धानी होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि सुकेंद्रीकी कोशिकाओं में ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण मुख्य स्थल है। निर्माण का मुख्य स्थल क्या होगा सुकेंद्रीकी कोशिकाओं में? प्रोक्सिसोम होगा या गोल्जिका होगा, पॉलीसोम होगा या अंतर्वेशी जालिका होगा, अंतर्द्रव्यी जालिका होगा? क्या होगा राइट आंसर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को स्टूडेंट राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे।
क्वेश्चन क्या था, सुकेंद्रीकी कोशिकाओं में जो है ग्लाइकोल प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण का मुख्य स्थल कौन सा है, कहाँ पे होता है, प्रोक्सिसोम में, गोल्जिका में, पॉलीसोम में या अंतःपर्दवी जालिका में। याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा गोल्जिका, यानी ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा गोल्जिका है। गोल्जिका में ही ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का जो है ना निर्माण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोशिका चक्र की किस अवस्था में जो है तारक केंद्र का द्विगुणन होता है। देखिए ये क्वेश्चन आ गया सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से। ठीक है, सभी क्वेश्चन का राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। तो क्या पूछा जा रहा है, कोशिका चक्र की किस अवस्था में जो है जीव द्रव्य तथा तारक केंद्र का द्विगुणन होता है। द्विगुणन यानी कि द्विखंडन होता है किसमें, तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा एस प्रावस्था में जो है जीव द्रव्य का तारक केंद्र का द्विगुणन होता है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कोशिका चक्र की कौन सी प्रावस्था जो है, कोशिका चक्र की कौन सी प्रावस्था सबसे लंबी चलती है। कोशिका चक्र की कौन सी प्रावस्था जो है सबसे लंबी चलने वाली प्रावस्था है, डिप्लोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेक्टीन। क्या होगा राइट आंसर, सभी इसका राइट आंसर दें। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डिप्लोटीन। ठीक है, कोशिका चक्र की कौन सी ऐसी प्रावस्था है जो सबसे लंबी अवधि तक चलती है, वो है डिप्लोटीन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसमें जो है समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन का अभाव होता है। निम्नलिखित में से किसमें जो है ना समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन का अभाव होता है। ऑप्शन नंबर में है यू बैक्टीरिया, ऑप्शन ए में है यू बैक्टीरिया, ऑप्शन बी में है नील हरित शैवाल, ऑप्शन सी में है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें सभी, क्योंकि यू बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा ये सभी एक कोशिकीय जीव होते हैं और एक कोशिकीय जीवों में जो है समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता ही नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। माइकोप्लाज्मा से याद रखिएगा ये सारी है ना सबसे छोटी जीवित कोशिका है। माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी कोशिका होती है हमारे पृथ्वी पर। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एनाफेज में क्रोमोसोम क्रोमेटिड की संख्या होती है। एनाफेज में एक क्रोमोसोम में क्रोमेटिडों की संख्या होती है। एनाफेज मेटाफेज आप लोग जानते होंगे, इसे भी कोशिकीय की सेल साइकिल में पढ़े होंगे। तो राइट आंसर दें। क्या पूछा जा रहा है कि एनाफेज में क्रोमोसोम में क्रोमेटिडों की संख्या होती है। माइटोसिस में एक तथा मियोसिस में एक, माइटोसिस में दो तथा मियोसिस में वन, माइटोसिस में वन तथा मियोसिस में दो, माइटोसिस में दो तथा मियोसिस में दो, माइटोसिस में दो तथा मियोसिस में, इसमें तो दिया ही नहीं है, चलो हम 0 दे देते हैं। चलिए बताइए आप लोग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, माइटोसिस में एक तथा मियोसिस में दो। ठीक है, क्रोमोसोम में क्रोमेटिडों की संख्या जो हो जाती है एनाफेज में माइटोसिस में एक तथा मियोसिस में 2 हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा लक्षण टीलोफेज से संबंधित है। निम्न में कौन सा लक्षण है जो है टीलोफेज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में है केंद्रिका का बनना, ऑप्शन बी में है केंद्रक झिल्ली का बनना, ऑप्शन सी में है 2 संतति केंद्रों का बनना, ऑप्शन डी में है गुणसूत्रों का लंबा होना। क्या होगा राइट आंसर, तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 संतति केंद्रों का बनना इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
दो संतति का निर्माण होता है। याद रखिएगा, निम्न में कौन सा लक्षण जो है टेलोफेज से संबंधित है? टेलोफेज में जो होता है दो संतति केंद्र का निर्माण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में गुणसूत्र की संख्या आकारिकी का अध्ययन ही सरल तरीके से किया जा सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस अवस्था में गुणसूत्र की संख्या व आकारिकी का अध्ययन बहुत ही सरल तरीके से यानी सहज तरीके से किया जा सकता है? ऑप्शन को देखते हैं। पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पक्षावस्था, अंत्यावस्था। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य अवस्था। ठीक है, मध्य अवस्था में जो है मध्य अवस्था में जो है किसी भी कोशिका चक्र की में जो है गुणसूत्रों व आकारिकी का बहुत ही सरल तरीके से अध्ययन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, न्यूक्लियोप्रोटीन तंतुओं का ढीला तथा स्पष्ट जाल किस अवस्था में दिखाई देता है? न्यूक्लियोप्रोटीन तंतुओं का ढीला तथा स्पष्ट जाल किस अवस्था में दिखाई देता है? चलिए ऑप्शन को देखते हैं। एनाफेज, G1S तथा G2 फेज, मेटाफेज या पक्ष प्रोफेज। क्या होगा राइट आंसर? न्यूक्लियोप्रोटीन तंतुओं का ढीला तथा स्पष्ट जाल किस अवस्था में दिखाई देता है? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी G1S तथा G2 फेस में जो है न्यूक्लियोप्रोटीन तंतुओं का ढीला तथा स्पष्ट जाल दिखाई देता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोशिका चक्र की किस चरण के दौरान DNA की मात्रा केवल 2C रह जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कोशिका चक्र के किस चरण के दौरान जो है DNA की मात्रा केवल एक कोशिका में 2C रह जाती है? क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन देखते हैं। G1, G0 तथा G1, G2 तथा M, केवल G2 या G1 तथा S फेस। क्या होगा राइट आंसर? याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका G0 तथा G1 फेस। ठीक है, G0 तथा G1 फेस जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। ये है लास्ट प्रश्न आज के सेशन का, तो सभी स्टूडेंट्स राइट आंसर दें। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यदि DNA की प्रारंभिक मात्रा 2C हो, यदि DNA की प्रारंभिक मात्रा 2C हो तो कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में DNA की मात्रा 4C हो जाती है, यानी कि 2 गुना हो जाती है? ठीक है, यदि DNA की प्रारंभिक मात्रा 2C हो तो कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में जो है कोशिका की मात्रा जो है ना 2 गुना हो जाएगा, यानी 2C से 4C हो जाएगा। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए में है G0 तथा G1, G1 तथा S फेस, केवल G2 फेस, G2 तथा M फेस यानी मेटा फेस। क्या होगा राइट आंसर? स्टूडेंट्स राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, ये थे आपका लास्ट प्रश्न। आई होप आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और जो है वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।